देखिए भाई, सेकंड एग्जांपल द्रव्यमान केंद्र की गति का। चलो रिएक्टर नाभिक की जगह प्रक्षेप्य गति के दौरान विस्फोट भी ले लें अपन। सेकंड एग्जांपल ये ले लेते हैं, प्रक्षेप्य गति के दौरान प्रक्षेप्य गति के दौरान विस्फोट। और देखो, प्रक्षेप्य गति अपन पढ़ चुके हैं चौथे चैप्टर में कि अगर किसी वस्तु को कोई कोण बनाते हुए अपन फेंक रहे हैं तो वो एक परवलयाकार पथ पर क्या करती है, गति करती है। इस प्रकार की गति प्रक्षेप्य गति थी, जैसे धनुष से छोड़े गए तीर की गति है। किसी पत्थर को अपन फेंक रहे हैं, उसका पथ परवलयाकार होगा, उसकी गति क्या होगी, प्रक्षेप्य गति होगी। अगर इसके अंदर इस प्रक्षेप्य गति के दौरान विस्फोट हो रहा है, जैसे आपने वो सिंपल देखा होगा, हवा में जब पटाखे छोड़े जाते हैं तो पटाखा ऊपर जाकर के जब वो विस्फोटित होता है, यानी वो फटता है, तो उसके अंदर क्या होता है, उस पटाखे का जो द्रव्यमान केंद्र है वो तो अपने नियत पथ पर गति करता है, जिस पथ पर कर रहा था परवलयाकार, लेकिन उसके अवयव अलग अलग पथों पर क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, उनका सबका अलग अलग पथ होगा। तो यही अपन पॉइंट लिख रहे हैं, प्रक्षेप्य गति के दौरान विस्फोट, यानी कि जैसे हवा में छोड़े गए पटाखे। इसका एग्जाम्पल लेंगे अपन, जैसे हवा में छोड़े गए पटाखे। प्रक्षेप्य गति के दौरान विस्फोट या हवा में छोड़े गए पटाखे। देखो, प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, ये अपन प्रूफ कर चुके हैं। जैसे मान लिया कि कोई प्रक्षेप्य इस प्रकार मूव कर रहा था, ये कोई प्रक्षेप्य है, कोई पटाखा है, अगर इस प्रकार ये गति कर रहा है और इस पटाखे में मान लिया कि इस जगह इसके अंदर क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। इस पटाखे में यहां पर क्या होता है, इसके अंदर ये विस्फोट होता है। विस्फोट होने पर इसके क्या होंगे, टुकड़े होंगे कई, लेकिन आप क्या देखेंगे, इसके द्रव्यमान केंद्र का जो पथ है वो तो यही बना रहेगा, यानी कि वही परवलयाकार पथ रहेगा। यानी कि यूं कह सकता हूं मैं, तो पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास यही होगा, पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास वो तो क्या होगा, यही होगा, लेकिन उसके जो टुकड़े होंगे उन सबका पाथ क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे एक टुकड़े का परवलयाकार पाथ यूं हो जाएगा, दूसरे एक अवयव का परवलयाकार पाथ यूं हो जाएगा, हर एक का, एक अवयव का ये हो जाएगा, यानी हर अवयव का परवलयाकार पाथ क्या है, अलग अलग हो जाएगा। एक अवयव का यो परवलयाकार पाथ हो सकता है, यानी हर अवयव का परवलयाकार पाथ क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन द्रव्यमान केंद्र का खुद का पाथ क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। और ये अपन कॉन्सेप्ट जान चुके हैं कि जब बाह्य बल अनुपस्थित होता है तो संवेग तो क्या रहता है, नियत रहता है। वेग के फॉर्मूले में अपने देखा था, वेग वाले के लिए अपन कह सकते हैं वेग या तो नियत होगा, या तो एक नियत वेग से गति करेगा, या फिर कैसा होगा, शून्य होगा। तो यहां अपन ने ये चीज अपन ने देख ली है। अब इसको अपन देखो नोट कर लें, यहां आपको ध्यान हो तो ये x आपने लिया था, यहां y था, ये लो। तो देखो इसके बारे में अपन लिख लेते हैं कि अपन यो कह सकते हैं, परवलयाकार पथ पर गतिमान प्रक्षेप्य जब परवलयाकार पथ पर पथ पर गतिमान प्रक्षेप्य, जब परवलयाकार पथ पर गतिमान प्रक्षेप्य जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, जो
जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल, जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल, जो कि बाह्य बल है, एक तरह से नियत रहता है, बाह्य बल के प्रभाव में गति करता है। के प्रभाव में गति करता है। जब परवलयाकार पथ पर गतिमान प्रक्षेप्य जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल यानी कि बाह्य बल के प्रभाव में क्या करता है, गति करता है, विस्फोटित होकर कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, करता है, विस्फोटित होकर कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। तो विस्फोट की क्रिया जो क्रिया होती है आंतरिक बलों के फलस्वरूप होती है। तो विस्फोट की क्रिया आंतरिक बलों के फलस्वरूप होती है। तो विस्फोट की क्रिया आंतरिक बलों के फलस्वरूप होती है, आंतरिक बलों के फलस्वरूप होती है। और बाह्य बल क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, कि फलस्वरूप होती है और बाह्य बल क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। देखिए, विस्फोट की क्रिया आंतरिक बलों के फलस्वरूप होती है, और बाह्य बल क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। या यूं कह सकते हैं अपरिवर्तित रहेगा, टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। तो विस्फोट की क्रिया आंतरिक बलों के फलस्वरूप होती है और बाह्य बल अपरिवर्तित रहेगा, और बाह्य बल इसमें अपरिवर्तित रहेगा। इस अवस्था में टुकड़े जो भी टुकड़े हुए हैं, देखो आप 4 टुकड़े हैं, अलग अलग पाथ पर जा रहे हैं, लेकिन द्रव्यमान केंद्र का पाथ वही है, पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं किया, उसने अपने परवलयाकार पथ को उसी को फॉलो कर रहा है। परवलयाकार पथ पर तो वो भी है, लेकिन उनका पथ क्या हो गया, चेंज हो गया। इस अवस्था में टुकड़े, यूं कह सकते हैं, इस अवस्था में टुकड़े भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न पथों पर, इस अवस्था में टुकड़े भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न पथों पर, भिन्न दिशाओं में भिन्न पथों पर गति करेंगे, भिन्न पथों पर गति करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, उनका द्रव्यमान केंद्र अपने पूर्व पथ, लेकिन उनका द्रव्यमान केंद्र अपने पूर्ववत, यानी कि जो पहले का पथ है, अपने पूर्ववत परवलयाकार पथ पर गतिमान रहेगा, ये लो अपने सेकंड एग्जांपल भी क्लियर कर लिया है। जब परवलयाकार पथ पर गतिमान प्रक्षेप्य जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल यानी बाह्य बल के प्रभाव में गति करता है, विस्फोटित होकर कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, तो विस्फोट की क्रिया आंतरिक बलों के फलस्वरूप होती है और बाह्य बल अपरिवर्तित रहेगा। इस अवस्था में टुकड़े भिन्न
या भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न पथों पर गति करेंगे, लेकिन उनका द्रव्यमान केंद्र अपने पूर्ववत परवलयाकार पथ पर क्या रहेगा, गतिमान रहेगा। यानी द्रव्यमान केंद्र का पथ वही रहेगा, यानी पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास तो वही है जिस पथ से वो आ रहा था, लेकिन टुकड़ों के द्रव्यमान जो टुकड़े हैं उनका अलग अलग क्या हो गया, परवलयाकार पथ हो गया। अब तीसरा और लास्ट एग्जांपल अपन देख लेंगे, रेडियोएक्टिव नाभिक का विघटन, कि उसके अंतर्गत भी इन नियमों की क्या पालना होती है, द्रव्यमान केंद्र का क्या होता है वो और अपन देखते हैं। लास्ट और तीसरा एग्जाम्पल है द्रव्यमान केंद्र की गति के उदाहरणों में। देखो भाई, लास्ट और थर्ड एग्जाम्पल अपन बात कर रहे हैं, वो है रेडियोएक्टिव नाभिक का विघटन। रेडियो एक्टिव नाभिक का विघटन। देखो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। रेडियोएक्टिव पदार्थ प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं, और ये विकिरण होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। जब ये इनसे विकिरण निकलते हैं तो एक तत्व दूसरे तत्व में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को अपन रेडियोएक्टिवता कहते हैं। प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जिनसे स्वतः ही विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं रेडियोएक्टिव पदार्थ, और पदार्थ की इस घटना को कहते हैं रेडियोएक्टिवता। अब इसमें अपन एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे कि आपके पास ये कोई एक एलिमेंट है, ये यूं कह सकते हैं कोई नाभिक है, रेडियम है, Ra कोई रेडियम है। अब इससे अल्फा कण निकलता है। अल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं He42। अगर इस रेडियम से अल्फा कण निकल जाता है तो आप क्या देखेंगे कि इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो अगर इस पथ पर ये गतिमान था तो ये इसी पथ पर क्या रहेगा, गतिमान रहेगा। इसी पथ पर गतिमान रहने का क्या करेगा, ये प्रयास करेगा। चलो इसे थोड़ा सा इधर बना दें ताकि आगे का दूसरा पार्ट भी अपन इसका शो कर सकें। देखिएगा, ये मैंने ले लिया है कि कोई ये नाभिक है, रेडियम का नाभिक है, जिसे अपन कह सकते हैं Ra। अगर इसका विघटन होता है और इससे एक अल्फा कण निकलता है, इससे क्या निकलेगा, एक अल्फा कण। अगर ये नाभिक इस दिशा में गतिमान था, अगर आप सपोज करें तो इससे देखो एक ये अल्फा कण, जिससे कि हीलियम का एक तरह से क्या है, नाभिक होता है He42, ये अल्फा कण है। ये लो, मैं इसे अल्फा कण कह देता हूं। दूसरा, इसके विघटन के बाद जो नया जो एलिमेंट बना है वो होता है, रेडियम से बनता है, अल्फा कण निकलने पर रेडोन, यानी कि Rn। यहां मेरे पास यहां ये द्रव्यमान केंद्र यहां हो गया है सेंटर ऑफ मास यानी कि Cn। इसमें अपन क्या देखते हैं, या तो उस पूर्ववत पथ पर रहेगा या फिर वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। इसे मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, देखो कैसे, जैसे ये रेडियम है, ये तो है भाई Ra है, ये कोई रेडियम है, ये आ गया है भाई यहां पर, तो इधर तो आ गया है कौन, रेडोन। यहां मैं बना देता हूं रेडोन को, ये लो, ये रेडोन आ गया है, और यहां इस डायरेक्शन में कौन चला गया है, अल्फा कण। ये ले लिया है मैंने अल्फा कण He42, यानी कि अल्फा कण। इसमें आप क्या देख रहे हैं, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं। रेडियम का वेग मैंने मान लिया कि v1 है इस डायरेक्शन के अंदर अगर, और इसका वेग मैंने क्या ले लिया है भाई, v2 है। तो जो हल्का है उसका वेग क्या है, ज्यादा है, इसका वेग v2 है, यानी कि v2
इज ग्रेटर देन क्या है, V1 है। ये लो, अब इसके बारे में अपन लिख लेते हैं। यहां इसमें क्या क्या कह रहे हैं वो चीज देखिएगा। रेडियो एक्टिव विघटन की घटना, रेडियो एक्टिव विघटन की घटना, रेडियो एक्टिव विघटन की घटना निकाय के आंतरिक बलों के कारण होती है। कि घटना निकाय के आंतरिक बलों के कारण होती है। ये लो, रेडियोएक्टिव विघटन की घटना निकाय के आंतरिक बलों के कारण होती है। इसलिए निकाय का प्रारंभिक एवं अंतिम संवेग प्रारंभिक एवं अंतिम संवेग शून्य होता है, या यूं कह सकते हैं बराबर होता है। क्या होता है, शून्य होता है, जिससे विघटित अवयव एक दूसरे के विघटित अवयव एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान होते हैं। एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान होते हैं, जिससे विघटित अवयव एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या होते हैं, गतिमान होते हैं। लेकिन निकाय का द्रव्यमान केंद्र, ध्यान रखना, लेकिन निकाय का द्रव्यमान केंद्र विराम अवस्था में ही रहता है। विराम अवस्था में ही रहता है। देखो आपने यहां देखा होगा, इस केस के अंदर विराम अवस्था में अथवा नियत वेग से गतिमान होगा। विराम अवस्था में ही रहता है, विराम अवस्था में रहता, अथवा द्रव्यमान केंद्र पूर्व दिशा में ही गमन करता है, रहता है, अथवा पूर्व दिशा से तात्पर्य है जिस दिशा में वो गतिमान था, अगर गतिमान है तो उसी दिशा में क्या होगा, गतिमान रहेगा, यानी नियत वेग से। तो द्रव्यमान केंद्र विराम अवस्था में ही रहता है अथवा पूर्व दिशा में ही गमन करता है, गमन करता है। तो देखो ये अपन ने द्रव्यमान केंद्रीय गति के उदाहरण अपन ने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद का जो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे वो है द्रव्यमान केंद्र द्विकर्ण तंत्र के बारे में। द्रव्यमान केंद्र के बाद है द्विकर्ण तंत्र, जो निकाय है उसके जो एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल को, जैसे पृथ्वी चंद्रमा निकाय है द्विकर्ण तंत्र हो गया, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का द्विकर्ण तंत्र हो गया, सामान्य द्रव्यमान की अपन उसके अंदर भी बात कर लेंगे। तो ये टॉपिक और पढ़ने के बाद फिर अपने पास इसके अंदर है वो है सदिशों का सदिश गुणनफल, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट है, वो अपन को पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको एजिट ऐसे कैसे आप नोट कर लें एक बार। फिर अब आपके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन इसके बाद जो शुरू करने जा रहे हैं वो है द्विकर्ण तंत्र।
देखिए अपन इसमें द्रव्यमान केंद्र की गति के बारे में पढ़ रहे थे। द्रव्यमान केंद्र की गति पर आधारित जो एग्जाम्पल्स थे वो अपन ने डिस्कस किए थे, जैसे पृथ्वी चंद्रमा निकाय था। इसके अलावा किसी प्रक्षेप्य में विस्फोट होने पर, जैसे पटाखा का एक एग्जाम्पल लिया था अपन ने, पटाखे का, क्रैकर्स। फिर अपन एक एग्जाम्पल लिया था रेडियम का रेडोन के अंदर चेंज होना, यानी कि नाभिकीय विघटन। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और होता है बाइनरी स्टार्स, यानी कि युग्म तारे। अब युग्म तारे भी अपने बुक में दे रखा है, एक तरह से हिडन टॉपिक के रूप में दिया हुआ है, छुपा हुआ सा एक टॉपिक है युग्म तारे के रूप में। अब युग्म तारे के रूप में पढ़ने से पहले अपन एक टॉपिक और जान लें, और वो है द्वितंत्र, यानी कि बाइनरी सिस्टम या टू पार्टिकल सिस्टम भी अपन उसे कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत अपन जानेंगे सामान्य द्रव्यमान यानी रिड्यूस मास क्या होता है। तो पहले अपन उसको डिस्कस कर ले थोड़ा सा, फिर उसके बाद अपन युग्म तारे के बारे में पढ़ेंगे। वैसे अपन फोर्थ एग्जाम्पल के रूप में भी अपन ले सकते हैं द्रव्यमान केंद्र की गति के रूप में युग्म तारे को, लेकिन वहां उसको अपन एक अलग से एक टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे ताकि कुछ अच्छे निष्कर्ष अपन उसमें प्राप्त कर सकें। और उससे पहले अपन इसमें डिस्कस कर लें द्विकर्ण तंत्र। द्विकर्ण तंत्र यानी कि टू पार्टिकल सिस्टम या बाइनरी सिस्टम। टू पार्टिकल सिस्टम या अपन इसे कह सकते हैं बाइनरी सिस्टम। देखें, टू पार्टिकल सिस्टम यानी द्विकर्ण तंत्र है क्या? जैसे कि सौर मंडल का एग्जांपल देखें तो पृथ्वी और चंद्रमा का एग्जांपल भी इसी में आ जाता है, दो तारों का युग्म भी इसी के अंदर एग्जांपल में आ जाता है। इसके अलावा अगर अपन देखें किसी परमाणु में, हाइड्रोजन परमाणु की अगर अपन बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए अपन इसे ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और ले सकते हैं, जैसे पोजिट्रोनियम। पोजिट्रोनियम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का युग्म होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो युग्म है उसे कहते हैं पोजिट्रोनियम। इस तरह के कई एग्जाम्पल हैं, तो देखिए इनके बारे में अपन नोट कर लें कि द्विकर्ण तंत्र है क्या। तो देखो, और सामान्य द्रव्यमान किसे कहते हैं? ऐसे दो कणों का निकाय या तंत्र, ऐसे दो कणों का निकाय या तंत्र, ऐसे दो कणों का निकाय या तंत्र जो पारस्परिक बलों के प्रभाव में हो। ऐसे दो कणों का निकाय या तंत्र जो पारस्परिक बलों के ऐसे दो कणों का निकाय या तंत्र जो पारस्परिक बलों के प्रभाव में हो एवं उन पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो, एवं उन पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो। ऐसे दो कणों का निकाय या तंत्र जो पारस्परिक बलों के प्रभाव में हो एवं उन पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो। जैसे इसके एग्जाम्पल अपन देखें, जैसे हाइड्रोजन परमाणु में, जैसे हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, जैसे हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन।
जैसे हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन आ गए। सौर मंडल में पृथ्वी और चंद्रमा, सौर मंडल में पृथ्वी और चंद्रमा, हाइड्रोजन अणुओं के 2 परमाणु, हाइड्रोजन अणु के 2 परमाणु, ये सब क्या है? ऐसे 2 कणों के निकाय या तंत्र जो पारस्परिक बलों के प्रभाव में हो एवं उन पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो, जैसे हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, सौर मंडल में पृथ्वी और चंद्रमा, हाइड्रोजन अणु के 2 परमाणु, ये क्या कहलाते हैं? द्विकर्ण निकाय हैं। हाइड्रोजन अणु के 2 परमाणु। एक और अपन ले सकते, मैं लिखा था पॉजिट्रोनियम, पॉजिट्रोनियम जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का युग्म है। इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन, का युग्म। तो देखो, ऐसे 2 कणों का निकाय तंत्र जो पारस्परिक बलों के प्रभाव में हो एवं उन पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो, जैसे हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, सौर मंडल में पृथ्वी और चंद्रमा, हाइड्रोजन अणु के 2 परमाणु, पॉजिट्रोनियम यानी इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन का युग्म। ये जो कण होते हैं इन्हें अपन क्या कहते हैं? द्विकर्ण निकाय कहते हैं। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रोनियम इत्यादि द्विकर्ण निकाय है, या द्विकर्ण तंत्र भी अपन इसे कह सकते हैं। इत्यादि क्या है? द्विकर्ण निकाय है। अब देखिए, यह इन्हें अपन क्या कहते हैं? द्विकर्ण निकाय कहते हैं। इसके एग्जाम्पल से, इसके बाद डिटेल से अपन जानेंगे। इसके अलावा अपन यो भी कह सकते हैं युग्म तारे, वो भी द्विकर्ण क्या है? निकाय है। इन दोनों कणों की आपेक्षिक गति को, जो द्विकर्ण निकाय है, द्विकर्ण निकाय में दोनों कणों की द्विकर्ण निकाय में दोनों कणों की आपेक्षिक गति को, एक आभासी, यानी कि कह सकते हैं सूडो आभासी, द्विकर्ण निकाय में दोनों कणों की आपेक्षिक गति को एक आभासी कण की गति के द्वारा दर्शाया जा सकता है। आपेक्षिक गति को एक आभासी कण की गति के द्वारा दर्शाया जा सकता है। द्विकर्ण निकाय में दोनों कणों की आपेक्षिक गति को एक आभासी कण की गति के द्वारा दर्शाया जा सकता है। अगर इसे दर्शाया जा सकता है, इस आभासी कण के द्रव्यमान को ही दर्शाया जा सकता है। इस आभासी कण के द्रव्यमान को ही, इस आभासी कण के द्रव्यमान को ही द्विकर्ण तंत्र का या द्विकर्ण निकाय भी कह सकते हैं। इस आभासी कण के द्रव्यमान को ही द्विकर्ण तंत्र का समानित द्रव्यमान यानी कि रिड्यूस मास
म्यू कहते हैं। देखो यहां ये जो शब्द आया है सामान्य द्रव्यमान, ये अपने पास कई चैप्टरों में यूज होगा। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चनों में, सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर जो है सरलावगति, उसके भी कुछ क्वेश्चनों को हल करने में इसका क्या होगा, उपयोग होगा। अब सामान्य द्रव्यमान क्या है वो तो अपन ने यहां डिफाइन कर लिया है। इसका जो फॉर्मूला है सामान्य द्रव्यमान का, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। उसकी डेरिवेशन सिंपल और इजी डेरिवेशन है, लेकिन अपनी बुक के अंदर वो डेरिवेशन दी हुई नहीं है। अपन उस फॉर्मूले को डायरेक्टली ही यहाँ लिख रहे हैं ताकि क्वेश्चंस हल करने में अपन को उसकी हेल्प मिल सके, उससे जो निष्कर्ष आ रहे हैं उनको अपन जान सकें, डेरिवेशन इजी कर सकते हैं। पहले की जो 11वीं की बुकें थी राजस्थान बोर्ड में, उनके अंदर इसकी सामान्य द्रव्यमान की जो है डेरिवेशंस दी हुई थी, लेकिन अब अपनी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर इसकी डेरिवेशन है नहीं, तो अपन भी उसकी चर्चा कर नहीं रहे। तो देखिएगा, इस आभासी कण के द्रव्यमान को ही द्विकण तंत्र का सामान्य द्रव्यमान म्यू कहते हैं, जो कि निम्न सूत्र से दिया जाता है। अब मैं यहां उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं। इसका फॉर्मूला क्या है, वो ये है, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये सामान्य द्रव्यमान का अपने पास क्या है, फॉर्मूला है, जिसको आपको अभी डायरेक्ट याद रखना है। यहां पर m1 पहले पिंड का या पहले कण का द्रव्यमान है, m2 दूसरे कण का द्रव्यमान है। यहां अपने पास म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये अपने पास इक्वेशन यहां आ गई है। अब देखिएगा, अब इसी में अपन स्पेशल केसेस क्या क्या देख सकते हैं। पहला केस में ये देख सकता हूं कि अगर m1 इज लेस देन m2 हो, या यूं कह सकता हूं m2 इज ग्रेटर देन क्या हो, m1 हो। और सेकंड केस ले सकता हूं कि m1 इज इक्वल टू क्या हो, m2 हो, m1 और m2 क्या हो, दोनों बराबर हो। तो अब पहले उन दोनों ही केसों को अपन समझ लें, विशेष स्थितियां इसमें क्या आ सकती हैं। और उन विशेष स्थितियों से आप क्या रिजल्ट इसमें प्राप्त कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, स्पेशल केसेस, विशेष स्थितियां। स्पेशल केसेज या विशेष स्थितियां क्या है, उसमें देखें। नंबर 1, पहली विशेष स्थिति में देख रहा हूं कि अगर इस तरह से दिया हो, यदि m1 इज लेस देन m2 हो तो, या इसको यूं कह सकते हो m2 इज ग्रेटर देन क्या हो, m1 हो तो। अगर ऐसा है तो देखो, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 से। अब इस फॉर्मूले से देखो, जो आपके पास बड़ा है उसको आप कॉमन के रूप में ले लें, या उससे आपने डिवाइड कर दें अंश और हर को। m1 m2, मैंने क्या किया, m2 को इसमें से कॉमन लिया, तो ये स्टेप हो गई है m1 अपॉन में m2 प्लस 1। अब देखो, अब इसको मैं यहां m2 से m2, तो मेरे पास ये कैंसिल आउट हो गया है। मैं इसको दो तरीके से सोल्व कर सकता हूं। एक स्टेप तो मेरे पास ये आ गई कि ये जो m1 अपॉन में m2 है, चूंकि m2 बहुत बड़ा है तो ये तो क्या हो गया, शून्य हो गया लगभग। तो यह क्या लगभग m1 आ गया, यानी कि म्यू का मान लगभग क्या है, m1 के इक्वल है। या मैं इसे एक स्टेप्स और ले सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं m1। अब देखो भाई, यहां इसकी पावर पूरे ब्रैकेट की अगर 1 है तो ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगी, -1, यानी कि 1 प्लस m1 अपॉन में m2 पावर -1। अब एक यहां पर अपन द्विपद प्रमेय का उपयोग करेंगे। द्विपद प्रमेय ये कहती है कि देखो,
या थोड़ी सी साइड में अपन बात कर लें, अगर x इज लेस देन 1 हो तो 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है तो इसे अप्रोक्स 1 प्लस एन एक्स अपन कह सकते हैं। अगर x की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में क्या हो, बहुत ही बहुत कम हो, और यहाँ पावर जो भी है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, 1 प्लस एन एक्स हो गया है। तो यहां पर भी गौर करो, ये m1 अपॉन में m2 पूरी राशि को अपन x मान ले, ये अगर x है तो इसकी वैल्यू 1 से कम है, बिल्कुल कम है क्योंकि m2 का मान बहुत बड़ा है। ये अगर 1 से कम है तो पावर -1 आगे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो यहां अपन लिख सकते हैं द्विपद प्रमेय से म्यू इज इक्वल टू m1 पावर -1 तो माइनस m1 अपॉन में m2 या मैं इसे अब लिख सकता हूं म्यू इज इक्वल टू म्यू अप्रोक्स इक्वल हो जाएगा किसके, m1 के, क्योंकि ये तो 0 हो गया, नगण्य हो गया, तो ये m1 आ गया। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया कि अगर इस तरह से दिया हुआ हो कि ऐसे द्विकण तंत्र जो इस प्रकार का है जिसमें कि एक कण बहुत बड़ा है और एक कण बहुत छोटा है, ये कह सकते हैं एक कण का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है और एक कण का द्रव्यमान बहुत कम है, तो ऐसे द्विकण तंत्र का सामान्य द्रव्यमान का जो मान होता है तंत्र के छोटे कण के द्रव्यमान के बराबर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, ये ध्यान रखना इस चीज का कि अगर सामान्य द्रव्यमान की बात की जाए तो उस द्विकण तंत्र का जो सामान्य द्रव्यमान होगा वो छोटे कण के द्रव्यमान के क्या होगा, इक्वल होगा। जबकि ध्यान रखना द्रव्यमान केंद्र बड़े कण की ओर जाता है और सामान्य द्रव्यमान कहां जा रहा है, छोटे कण की ओर जा रहा है। तो अपन यो कह सकते हैं, चलो इसके लिए ऊपर लिख देंगे इसे, पहले इसको थोड़ा सा साफ कर लें। विशेष स्थितियों में नंबर 1 फर्स्ट केस अपन ने पढ़ा है, तो यहां एक लाइन अपन यो ऐड करके कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट आया है म्यू इजिकल टू जो है m1 जो आ रहा है, तो अपन यो कह सकते हैं अर्थात ऐसे द्विकण तंत्र के समानित द्रव्यमान, अर्थात ऐसे द्विकण तंत्र के समानित द्रव्यमान का मान, सामान्य द्रव्यमान का मान तंत्र के छोटे कण के का मान तंत्र के छोटे कण के, अर्थात ऐसे द्विकण तंत्र के सामान्य द्रव्यमान का मान तंत्र के छोटे कण के द्रव्यमान के बराबर होता है। तंत्र के छोटे कण के द्रव्यमान के तंत्र के छोटे कण के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। ये पहला अपने पास रिजल्ट आ गया है। अब अपन बात करेंगे सेकंड केस की, जिसके अंतर्गत द्विकण तंत्र के दोनों ही कणों का द्रव्यमान क्या हो, एक समान हो। देखिए नंबर सेकंड केस अपन बात कर रहे हैं, यदि m1 इजिकल टू m2 इजिकल टू क्या हो, m हो, तो यानी दोनों ही कणों का, द्विकण तंत्र के दोनों ही कणों का द्रव्यमान समान हो, तो देखिएगा सामान्य द्रव्यमान का सूत्र यह है म्यू इजिकल टू m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 से। इस फॉर्मूले से अगर अपन देखें तो देखो भाई m1 की वैल्यू भी m, m2 की वैल्यू भी m प्लस m, यानी कि ये हो गया है मेरे पास स्टेप m² अपॉन में 2m।
यानी कि म्यू इज इक्वल टू m/2। अगर ऐसा द्विकण तंत्र हो जिसमें कि दोनों ही कणों के द्रव्यमान समान हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर सामान्य द्रव्यमान किसी एक कण के द्रव्यमान का क्या होगा, हाफ हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। तो आप यूं कह सकते हैं अर्थात ऐसे कण तंत्र के ऐसे कण तंत्र के सामान्य द्रव्यमान का मान, अर्थात ऐसे कण तंत्र के समानित द्रव्यमान का मान, अर्थात ऐसे कण तंत्र के समानित द्रव्यमान का मान, यानी जिसमें दोनों कणों का द्रव्यमान समान हो, का मान तंत्र के एक कण के का मान तंत्र के एक कण के द्रव्यमान, एक कण के द्रव्यमान का आधा, एक कण के द्रव्यमान का आधा होता है। ये लो, एक कण के द्रव्यमान का क्या होता है, आधा। यहां अपन ने सामान्य द्रव्यमान या यूं कह सकते हैं द्विकण तंत्र के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन अपन ने जान लिया है। अब अपन एक स्पेशल केस अपन इसमें जो अलग से पढ़ेंगे वो है बाइनरी स्टार्स, यानी कि युग्म तारे के बारे में अपन पढ़ेंगे, जो कि अपनी बुक के अंदर उसका डायग्राम के रूप में भी दिया हुआ है। अपन उसे एक्सप्लेन करेंगे, उसे समझेंगे। युग्म तारे को अपन यूं कह सकते हैं द्रव्यमान केंद्र की गति का 4th एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ध्यान रहे अपन ने द्रव्यमान केंद्र गति के 3 एग्जाम्पल तो जान लिए थे, जैसे कि प्रक्षेप्य का अपने पथ पर विस्फोटित हो जाना, इसके अलावा नाभि के विघटन की घटना भी अपन ने पढ़ी थी। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और अपन ने देखा था चंद्रमा और पृथ्वी का एक निकाय। यहां अपन युग्म तारे का एक निकाय है, उसकी अपन बातें करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के रूप में। फिर उसके बाद द्रव्यमान केंद्र वाला टॉपिक अपना जो बुक में है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अपन जो जानेंगे वो द्रव्यमान केंद्र संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। भाई द्रव्यमान केंद्र तो कंप्लीट हो जाएगा, जो टॉपिक्स हैं, कंटेंट्स हैं, फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में कुछ विशेष बिंदुओं को अपन नोट कर लेंगे। उसके बाद जो अपनी बुक में दिया हुआ है वो है 2 सदिशों का सदिश गुणनफल, उसकी अपन चर्चा करेंगे।